नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप सभी का स्वागत। इस खास पेशकश में 22 का अग्निपथ में मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। उत्तर प्रदेश में इस वक्त विधानसभा के अंदर हो या फिर बाहर राजनीति की जा रही है। सड़क पर भी सियासत जमकर हो रही है। किसान भी लखीमपुर की घटना के बहाने सरकार पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव को लेकर के भी सत्ता पक्ष और विपक्ष रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं और इसी के तहत नितिन अग्रवाल को उपाध्यक्ष बना करके भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। साथ ही शिवपाल ने मुलायम सिंह यादव पर दावा करके यूपी की राजनीति में हलचल मचा दी है और इधर लखीमपुर खीरी की हिंसा मामले के विरोध में किसानों ने भी प्रदर्शन तेज कर दिया है। और इन सबके अलावा आखिरकार यूपी में सियासी हलचल क्या है, ये बताएंगे हमारे इस खास प्रोग्राम 22 के अग्निपथ में। चलिए शुरुआत करते हैं। कृष्ण की नगरी मथुरा से निकल करके प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल यादव राम की नगरी अयोध्या पहुंचने की तैयारी में हैं। अयोध्या पहुंचने से पहले वे कई जिलों में पहुंच करके सियासी जमीन भी मजबूत कर रहे हैं। सामाजिक परिवर्तन यात्रा पर निकले शिवपाल यादव जहां एक और समाजवादी पार्टी से गठबंधन की बात भी कर रहे हैं, तो वहीं उन्होंने मुलायम सिंह यादव को लेकर के भी एक बड़ा बयान दिया है। क्या नेताजी को लेकर के शिवपाल यादव का यह दावा है, इस खास रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी तेज है। चुनावी दंगल में सभी तक एक दूसरे को पटखनी देने को तैयार हैं और सभी सियासी जमातों की कोशिश है सत्ता तक पहुंचने की, जिसके लिए वो लगातार 5 सालों से जनता को रिझाने की कोशिश में लगे हैं और अब उस रण क्षेत्र में उतरने से पहले जनाधार बनाने की भी कोशिश की जा रही है। राजनीतिक दलों के मुखिया फिर से उत्तर प्रदेश भ्रमण पर निकल चुके हैं। इन सब के बीच छोटे राजनीतिक दलों ने भी कमर कस ली है। तो वहीं अखिलेश यादव से अलग सुर अलाप रहे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने भी सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा के माध्यम से 22 के रण में बिगुल फूंक दिया है। कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा से सियासी सफर शुरू करने वाले शिवपाल यादव की सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा कानपुर देहात पहुंची। उत्तर प्रदेश भ्रमण पर निकले शिवपाल की कोशिश है कि अगर समाजवादी पार्टी के साथ भरत मिलाप नहीं हो पाता है तो खुद को राजनीतिक जमीन पर मजबूत कर लिया जाए ताकि सत्ता में आसानी से भागीदारी मिल सके। मैंने अलायंस की बात करी है। मैंने जो समान विचारधारा की पार्टियां हैं और सेकुलर पार्टी और प्राथमिकता है हमारी समाजवादी पार्टी। हमारा प्रयास है समाजवादी पार्टी। अरे यार करती है तो ठीक है। अभी कोई चर्चा नहीं हुई आपकी? हाँ, अब चर्चा होगी तो आपको पता चल जाएगा। देव जी जब यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम जो है चाचा का सम्मान बनाए रखेंगे। उसके बाद फिर कोई बात तो आपको पता चल जाएगा। हाँ, बात हो गई, अलायंस होगा, हाँ, और सम्मान होगा तो आपको पता चल जाएगा। चुनाव से पहले जहां एक और अखिलेश भी रथ पर सवार हो चुके हैं, तो वहीं भतीजे के साथ चाचा ने भी रथ यात्रा शुरू कर दी थी। शिवपाल यादव कृष्ण की नगरी मथुरा से यात्रा शुरू कर राम की नगरी अयोध्या में सामाजिक परिवर्तन यात्रा को खत्म करेंगे। इस दौरे के दूसरे फेज में शिवपाल यादव रथ पर सवार होकर कानपुर देहात से निकलकर कालपी, जालौन, उरई से होते हुए झांसी पहुंचे। शिवपाल यादव की योजना 7 चरणों में यात्रा कर चुनाव से पहले अयोध्या पहुंचकर भगवान राम से आशीर्वाद लेने की है। 2017 विधानसभा के समय शिवपाल और अखिलेश के संबंध अच्छे नहीं रहे हैं और इन सब के बावजूद शिवपाल समाजवादी पार्टी से पहले गठबंधन की बात करते रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे खास बात यह है कि एक वक्त में जहां शिवपाल यादव और उनकी पार्टी पर यह आरोप लग रहे थे कि हो न हो शिवपाल चुनाव के बाद बीजेपी के साथ मिलकर फिर से सत्ता में भागीदारी पा सकते हैं, लेकिन इस सामाजिक परिवर्तन यात्रा के दौरान शिवपाल के सुर काफी बदले से नजर आ रहे हैं। वो जहां भी पहुंच रहे हैं बीजेपी सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। महंगाई से लेकर बेरोजगारी तक सभी मुद्दों पर शिवपाल यादव ने मुखर होकर अलग ही रुख अख्तियार कर रखा है।
देखिए, किसान विरोधी जो काला कानून बना है, पूरा देश का किसान, और इसी तरीके से देखिए सरकार की गलत नीतियों की वजह से, गलत निर्णयों की वजह से, गलत कानून बनने की वजह से, तो देश वैसे तो पीछे चला गया, बहुत पीछे चला गया। यहाँ तक कि देखिए भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि लोग कह रहे हैं कि हमारा देश आगे जा रहा। आज पता कर लेना, हमारा देश 5 साल पहले 94 था, आज 101वें स्थान पर है। और यहाँ तक कि देखिए सब पड़ोसी छोटे छोटे देशों से भी पीछे चला गया, लंका से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, केवल अफगानिस्तान से आगे है पीछे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने कहा कि देश संकट से गुजर रहा है। वहीं उन्होंने समान विचारधारा की पार्टियां और जो सेक्युलर पार्टियों के साथ अलायंस की भी बात कही है। भले अखिलेश और शिवपाल के बीच सियासी दूरी लगातार बढ़ी हो, लेकिन 2017 के बाद से दोनों अलग अलग दलों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों की कोशिश सत्ता तक पहुंचने की है। और इन सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि आखिर नेताजी मुलायम सिंह यादव इस चुनाव में किसके साथ होंगे, क्योंकि अखिलेश जहां मुलायम को हमेशा से अपना नेता बताते रहे हैं, वहीं शिवपाल ने भी हमेशा के लिए मुलायम सिंह यादव को अपना नेता मान रखा है। और तो और शिवपाल यादव ने ये दावा भी किया है कि विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान मुलायम सिंह यादव उनके साथ होंगे और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। हाँ, नेताजी से हम मिलते हैं, हर हफ्ते मिलते हैं, जैसे ही दिल्ली जाते हैं तो मिलते हैं। नेताजी हमारे साथ हैं, नेताजी हमारे साथ हैं, नेताजी का पूरी तरह से आशीर्वाद है, हैं? और नेताजी हमारा प्रचार भी करेंगे। 2022 के चुनाव में प्रसपा का कितना असर देखने को मिलेगा? प्रसपा का मैंने कहा कि बिना प्रसपा के, जहाँ प्रसपा होगी वहीं सरकार बनेगी। जहां शिवपाल मुलायम को अपने साथ बता रहे हैं और साथ ही साथ वो खुद को उत्तर प्रदेश की राजनीति का किंग मेकर भी बता रहे हैं, उनका दावा है कि उनके बिना कोई भी पार्टी अकेले सत्ता तक नहीं पहुंच पाई। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को चुनाव में जनता का आशीर्वाद मिलता है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। चुनाव में प्रसपा किंग मेकर साबित होती है या नहीं, ये भी भविष्य के गर्त में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मुलायम सिंह यादव शिवपाल के लिए प्रचार कर रहे हैं, जैसा वो अब तक दावा करते आ रहे हैं। कानपुर देहात से संवाददाता सूरत से और जालौन से आशीष शिवहरे के साथ इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। उधर यूपी विधानसभा उपाध्यक्ष के रूप में नितिन अग्रवाल को चुन लिया गया है, लेकिन इस चुनाव के पीछे भी कई राजनीतिक समीकरण हैं, जिसके सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वाद विवाद भी इसे लेकर के जारी है। लेकिन नितिन अग्रवाल को उपाध्यक्ष बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका दिया है। आखिरकार क्या है नितिन अग्रवाल को उपाध्यक्ष बनाने के पीछे के सियासी समीकरण, इस रिपोर्ट में देखिए। 37 साल के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए उपाध्यक्ष चुना गया है। समाजवादी पार्टी के बागी विधायक नितिन अग्रवाल तमाम सियासी दांवपेच के बाद विधानसभा के उपाध्यक्ष चुन लिए गए हैं। नितिन अग्रवाल को कुल 304 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी के नरेंद्र वर्मा को 60 वोट मिले हैं। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने बताया कि उपाध्यक्ष चुनाव के लिए कुल 368 वोट पड़े थे, जिनमें से 364 वोट वैध रहे और 4 वोट अवैध रहे। और इस उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए नितिन अग्रवाल को बीजेपी का समर्थन मिला हुआ था। आरोप प्रत्यारोप लोकतंत्र की शोभा है, लेकिन संवाद बाधित नहीं होना चाहिए। हमारे नेता विरोधी दल सज्जन हैं, संवाद में विश्वास भी रखते हैं, लेकिन
दलीय अंतर विरोधों को झेलने के लिए अपने अंदर उतनी ताकत नहीं बटोर पाते और यही कारण है कि वे यहां आकर के नायासी संसदीय कार्य मंत्री से झगड़ पड़ते हैं। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री ने भी शाहजहांपुर का आटा खाया है तो वह भी आपका मुकाबला उसी ताकत के साथ करते हैं। उपाध्यक्ष चुनाव के लिए करीब 11:45 पर मतदान शुरू हुआ, जो दोपहर 3 बजे तक चला और करीब 4 बजे परिणाम घोषित हो गए। विपक्षी पार्टी बीएसपी और कांग्रेस के विधायकों ने चुनाव का बहिष्कार किया। तीसरे कार्यकाल के विधायक नितिन अग्रवाल राज्य के पूर्व मंत्री नरेश अग्रवाल के बेटे हैं, जिन्होंने हाल ही में समाजवादी पार्टी से भाजपा का दामन थामा है। बागी होते हुए भी सपा विधायकों के साथ बैठे नितिन अग्रवाल को जब उपाध्यक्ष पद के लिए चुना गया तो सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी सीट से उठकर उनके पास गए और बधाई दी। नितिन ने खड़े होकर योगी आदित्यनाथ का अभिवादन किया। बीजेपी विधायकों के जय श्री राम नारेबाजी के बीच नितिन अग्रवाल ने अपने साथी सपा विधायकों का भी अभिवादन स्वीकार किया। विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने नितिन अग्रवाल को बधाई भी दी। सकारात्मक रवैया न होने के कारण अंततः जब ये हुआ कि विधानसभा का कार्यकाल अगले 6 महीने के अंदर संपन्न हो जाएगा, अच्छा है कि हम लोग ही किसी युवा को यह दायित्व दें और मुझे प्रसन्नता है कि युवा के साथ साथ अनुभवी सदस्य को आज विधानसभा उपाध्यक्ष के रूप में यहां पर इस माननीय सदन ने चुना है। मैं सभी सदस्यों को हृदय से धन्यवाद देते हुए श्री नितिन अग्रवाल को हृदय से बधाई देता हूं। महोदय, संसदीय परंपरा है और मुझे लगता है कि इन सभी परंपराओं का पालन हम सब के लिए अपेक्षित भी है। परंपराओं के अनुसार प्रमुख विपक्षी दल के एक विधायक को विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाया जाता है। विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव के लिए सपा के घोषित उम्मीदवार नरेंद्र सिंह वर्मा और पार्टी के बागी विधायक नितिन अग्रवाल ने रविवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था, लेकिन इसमें जीत नितिन अग्रवाल को मिली है। लेकिन इस उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए सियासत भी जमकर हो रही है। प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने तो धांधली तक का आरोप लगा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके जो बैलेट बॉक्स जो माननीय राम गोविंद जी ने मांग किया कि उसको आपने बेल के बीच में कहा था कि हम बेल के बीच में रखेंगे, उसे न करके आपने सत्ता पक्ष के एकदम किनारे में कर दिया। क्या हो रहा है? एक तो आप नियमों को बलाए ताक पर रख करके, परंपराओं को बलाए ताक पर रख करके आपने चुनाव कराया, विपक्ष के पद को सत्ता पक्ष को दे रहे हैं। ये कहाँ का लोकतंत्र है? लोकतंत्र तो पक्ष विपक्ष से चलता है। अभी तक जो परंपरा नियम रहे हैं, उन नियमों और परंपराओं में विपक्ष को यह पद मिलता था, ना कि सत्ता पक्ष को पद मिलता था। उपाध्यक्ष चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव का ख्याल रखा है। इस चुनाव को जातिगत वोट बैंक के हिसाब से महत्वपूर्ण माना गया है। अखिलेश ने सपा के बागी वैश्य नेता नितिन अग्रवाल के खिलाफ कुर्मी उम्मीदवार उतारकर भाजपा को पिछड़ा वर्ग विरोधी बताने की कोशिश भी की थी। वहीं भाजपा ने नितिन अग्रवाल को आम चुनाव से 4 महीने पहले उतारकर 2% वैश्य वोट पर पकड़ मजबूत करने की रणनीति बनाई है। क्योंकि वैश्य वोट बैंक का झुकाव हमेशा समाजवादी पार्टी की ओर रहा है, इसलिए बीजेपी की पुरजोर कोशिश है कि इस 2% वोट को सपा से जोड़ा जाए ताकि सपा तक पहुंचने में ज्यादा आसानी हो। बीजेपी की रणनीति सही निशाने पर लगती है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना है कि बीजेपी की नजर अब उन जातियों पर भी है जो कभी समाजवादी पार्टी के कोर वोटर हुआ करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
उधर लखीमपुर हिंसा के बाद यूपी समेत पूरे देश में सियासत तेज हो गई है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर कई राज्यों ने किसानों ने रेल रोकने का अभियान चलाया और इन सब के कारण कई जगहों पर यात्रियों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। खासतौर पर हरियाणा और पंजाब में रेल रोको अभियान का खासा प्रभाव देखने को मिला। कृषि कानून और लखीमपुर हिंसा के नाम पर जारी आंदोलन के बीच सवाल इस बात को लेकर के कि आखिरकार यह आंदोलन कब तक होगा, क्योंकि सरकार और किसानों के बीच बातचीत का दौर बिल्कुल बंद है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के सिलसिले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों ने रेल रोको अभियान का आह्वान किया था, जिसकी वजह से उत्तर रेलवे मंडल में 130 स्थानों पर असर पड़ा और 50 ट्रेनों की आवाजाही बाधित हुई। किसानों के रेल रोको अभियान को देखते हुए उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। उत्तर प्रदेश समेत पंजाब और हरियाणा में किसान कई जगह रेलवे ट्रैक पर जमे हुए और इसके चलते ट्रेनों का आवागमन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को पद से हटाए जाने की मांग करते हुए किसान आंदोलन कर रहे थे। इस मामले में उनके बेटे आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया गया है। यानी अब तक जो मांग संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से की गई थी और उस पर जो आह्वान किया गया था, उस पर सरकार की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया। भारत सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया जी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि हमने भारत सरकार को लिख के भेज दिया जी। जो गृह राज्य मंत्री है वो भारत सरकार के अधीन आता है, हमारे नहीं आता जी। इस बीच एक वीडियो वायरल हुआ है टेनी का, मंत्री जो टेनी है वो एक गाड़ी में जा रहे हैं और वो ये कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर कि वो चिढ़ाते हुए जा रहे हैं किसानों को। तो आपका क्या कहना है? जा रहा होगा भाई, चिढ़ाते, बड़ा आदमी है, चिढ़ाते ज्यादा, क्योंकि वो उसी मन से निकल का ना, वो लकड़ी काटता था, चोर था, तो अंगूठा दिखाएगा, टिली दिखाएगा था, खैर की लकड़ी काटता था, जिस आरी से काटता था उसने वो आरी सुरक्षित अपने घर में रख रखी, क्योंकि उसी आरी से वो लकड़ी चोरी करता या बड़ा आदमी बना। उसने वो लखीमपुर खीरी में हुई घटना से नाराज किसान संगठनों ने एक बार फिर अपने आंदोलन को तेज कर दिया है। इस घटना के सिलसिले में हत्या का मुकदमा दर्ज करके उत्तर प्रदेश पुलिस ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी भले ही कर ली हो, लेकिन किसान संगठनों ने साफ कर दिया है कि जब तक मंत्री को पद से नहीं हटाया जाएगा या वो खुद इस्तीफा नहीं दे देंगे, तब तक वे अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए किसानों ने विरोध के रूप में रेलवे ट्रैक को जाम किया, लेकिन इस आंदोलन में किसी तरह की हिंसा की खबर नहीं आई। आंदोलन पूरे देश में शांतिपूर्ण रहा। किसानों की मांग है कि तीनों नए कृषि कानूनों को खत्म किया जाए। इन मांगों के साथ किसान करीब 1 साल से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं और कई हाईवे ब्लॉक हैं। किसान संगठनों का प्रतिनिधित्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रेल रोको अभियान का ऐलान किया था। इस रेल रोको अभियान के तहत मुसाफिरों का काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस मसले पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि विपक्षी दल लखीमपुर की घटना को लेकर किसानों को गुमराह कर रहे हैं और किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। लखीमपुर खीरी में जिस तरीके की घटना घटी, उसको लेकर के सभी दलों के नेताओं ने जिस तरह से उस पर धावा बोला, लखीमपुर गए, चाहे अखिलेश यादव की बात करें, प्रियंका गांधी की बात करें, एक के बाद एक नेता गए वहां पर। आपको क्या लगता है सर, किसान आंदोलन में ये लोग किस तरीके का क्या राजनीति देख रहे हैं? ये लोग अब किसान आंदोलन के कंधे पर रख के बंदूक चलाने का कार्य राजनीतिक दल कर रहे हैं, और ये जब तक होगा जब उत्तर प्रदेश और पंजाब का चुनाव होगा, उसके बाद ये कोई दल पूछने नहीं आएंगे। एक तरह से कह सकते हैं अब तो राजनीति हावी हो चुकी है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि किसान नेता भी इस बात को समझे कि राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए उनके साथ हैं, उसके बाद ये साथ नहीं रहेंगे, और किसान नेता आगे किसान की बेहतरी के लिए सरकार से बातचीत करें। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इन सभी राज्यों में किसानों ने रेल रोकने की कोशिश की। इन जगहों पर किसान सफल भी रहे और कई रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा बलों ने उसे रोक लिया। हालांकि यह आह्वान संयुक्त किसान मोर्चा का था, जो लखीमपुर की घटना को लेकर लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच ये सवाल उठने लगे कि क्या किसान जो अब तक मांग कर रहे थे वो उन मुद्दों से भटक गए? क्या किसान अब सिर्फ लखीमपुर की ही घटना पर आंदोलन करेंगे?
चलिए इसी के साथ ही आज के 22 के अग्निपथ में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।